पारिवारिक रिश्ते, बंधन और हालात इतने विषम, तंग और निर्मम हो सकते हैं, इसका आभास पहले कभी नहीं हुआ था। यूनिवर्सिटी में आर्ट्स फैकल्टी के डीन की हैसियत से शहर भर में प्रतिष्ठा है। छात्रों में सम्माननीय हूँ। साहित्य जगत में भी अचानक मेरा नाम विशिष्ट तौर पर लिया जाता है। अब अचानक परिवार के बीच एक संदिग्ध व्यक्ति कैसे बनकर रह गया मैं? करीब 10 साल पहले की बात है। मैं यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर था। तब दिल्ली से उसके पिता का ट्रांसफ़र यहाँ होने पर शाश्वती को हमारी यूनिवर्सिटी में एमफिल हिंदी में एडमिशन लेना पड़ा था। वो दिल्ली वाली स्वच्छंदता लिए वो लड़की मध्य प्रदेश के मध्यम दर्जे के कॉलेज से शहर में आई थी। हमारा कॉलेज एक सुगबुगाहट से भर गया था। उसका स्वच्छंद पहनावा और अलग थलग व्यवहार स्टाफ रूम में भी चर्चा की वजह बन गया था। मैं भी तो चौंका जब पहली बार क्लास में गया। 10-15 स्टूडेंट्स की क्लास में वो अलग से बैठी थी। धधकता गोरा रंग, तीखी नाक, सुर्ख ओठ और विद्रोह से भरी आंखें। बेतरतीबी से बंधे बालों में से कुछ लटें चेहरे पर लटक आई थीं। जीन्स और ढीले प्रिंटेड कुर्ते में हिंदी की कक्षा में सच में वो आउट ऑफ प्लेस लग रही थी। सब उससे बात करने से कतरा रहे थे। उसकी भी क्या गलती? जेएनयू के उन्मुक्त परिवेश से आई थी वो। वहाँ तो सभी ऐसे ही रहते होंगे। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर कुछ ही दिनों बाद पाठ्यक्रम के तहत कुछ साहित्यिक सेमिनार्स हुए तो उसकी बुद्धिमत्ता का कायल हुए बिना न रह सका। हर विषय पर अधिकार से बोलना, साहित्यिक गतिविधियों में हमेशा पुरस्कृत होना, कॉलेज की पत्रिका का संपादन करते हुए उसकी कविताएं पढ़ी। तब वे कच्चे दूधिया दानों से मीठी और आदर्श दुनिया के स्वप्नों में भ्रमित सी थीं। उसके पिता रेलवे के बड़े अधिकारी थे। बिना माँ की बच्ची पर ममता हो ही आती थी मुझे। मैं सदा ही उसे प्रोत्साहन दिया और वो मेरे प्रिय छात्रों में से एक थी। खाली होने पर वो मुझसे उसके और मेरे पढ़े गए देशी विदेशी लेखकों की कृतियों पर चर्चा करना पसंद करती थी। कुछ समय में मेरे हल्के से संकेत करने पर उसने यूनिवर्सिटी के माहौल के अनुरूप स्वयं को ढाल लिया था। जब वो पहली बार सफ़ेद सिल्क का सलवार कुर्ता और लाल बांधनी की चुन्नी पहनकर आई तो सीधे मेरे पास आई लाइब्रेरी में। मुखर उत्साह और मुस्कान के साथ वो मेरी प्रतिक्रिया के लिए खड़ी रही। मोहक तो वो थी ही, पारंपरिक पोशाक में बहुत अच्छी लग रही थी। पर मैंने उसे कुछ नहीं कहा तो मायूस हो गई। मेरी आदत में ही शुमार नहीं था छात्रों को कोई व्यक्तिगत बात कहना। मैं तब देश की साहित्यिक गतिविधियों में जमकर हिस्सा लेता था। स्वयं लेखक था और आलोचना मेरा प्रिय विषय। मेरे बाकी छात्रों को इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वहीं शाश्वती अक्सर पत्र पत्रिकाओं में मेरा लेखन पढ़ खुश हो जाया करती थी और एक चर्चित व्यक्ति की छात्रा होने का थ्रिल महसूस करती। एमफिल में उसके सर्वाधिक अंक आए। पीएचडी करने के लिए उसने अपने मार्गदर्शन के लिए मुझे चुना। तब तक वो मैच्योर हो गई थी, मेरे घर भी आने जाने लगी थी। मेरी बेटी उससे 4 साल ही छोटी होगी। उससे उसकी अच्छी जमती। अब वो घर के समारोह इत्यादि में भी उत्साह से हिस्सा लेती। अब उसका बौद्धिक स्तर इतना अच्छा हो गया था कि मुझे स्वयं साहित्य को लेकर उससे घंटों चर्चा करना अच्छा लगता। वो मेरे साथ सेमिनार्स में पेपर पढ़ती, स्वयं आलोचनात्मक लेख लिखती। उसने एक नाट्य संस्था से भी स्वयं को जोड़ लिया था। उसका एक एकांकी एक सम्माननीय पुरस्कार से पुरस्कृत भी हुआ। तब उसने स्टेज से सीधे उतर कर मेरे पैर छुए थे। कहीं भी कुछ गलत नहीं था। कम से कम मुझे कहीं गलत नहीं लगता था। हाँ, कभी कभी लगता था कि शाश्वती की इतनी अतिरिक्त श्रद्धा कहीं ना कहीं नहीं, मैं स्वयं को गलत सिद्ध कर देता। ऐसा कैसे सोच सकती है वो? एक दिन मेरी आशंका को मुंह चिढ़ाता एक पन्ना उसके थीसिस के पेपर्स में से गिरा। एक रोमानी कविता। मैं मुस्कुराया कि शाश्वती को किसी से जुड़ाव हो गया है, पर उसकी आंखों के भाव तो उस कविता का उत्तर मुझसे ही मांगने लगे थे। मैं उपेक्षित करने के सिवा क्या करता? मुझसे कम बोलने वाली वो लड़की मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही थी। हर बार सोचता अब समझाऊंगा उसे। वो समय ही नहीं आया। उसकी पीएचडी पूर्ण होने से पहले ही उसकी सगाई
किसी लंदन स्थित अप्रवासी भारतीय परिवार के होनहार लड़के से हो गई। दिल्ली में सगाई होने के बाद लौटते ही वो मुझसे मिली। सप्ताहांत था, दोपहर थी, सो मैं अपने घर की लाइब्रेरी में था। आकर गुपचुप मेरे सामने इजी चेयर पर बैठकर खिड़की के पर्दे से खेलती रही। मैंने चश्मा सरकाकर पूछा, बात पक्की हो गई? सगाई भी हो गई? कहकर उसने अपनी सुघड़ उंगलियों में हीरे की अंगूठी चमका दी। कैसा है लड़का? जैसे लड़के होते हैं। शादी कब है? आप वाइवा करवा दें तो अगले ही महीने। तो उसमें क्या मुश्किल है? कल ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात कर लेता हूँ। वो सुबकने लगी। पापा की तरह आपको भी जल्दी है ना कि बस पीछा छूटे? अरे शाश्वती, कल पापा आएंगे, आप उनकी बात नहीं मानेंगे। वाइवा जल्दी नहीं चाहिए सर मुझे। अगर आप मान गए तो भी मैं आपको लास्ट चैप्टर दूंगी ही नहीं जब थीसिस ही सबमिट नहीं होगी। तो ये भेजा जिद किस लिए? पापा का ध्यान कौन रखेगा? भाई तो खुद अपना ध्यान रख ले, वही बहुत है। पर शादी तो करनी ही होगी ना सर। इस बात पर हमने उषा प्रियमवदा के उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका पर भी पहले खूब बहस की है। अब नहीं, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, क्योंकि यह जिंदगी है, उपन्यास नहीं। ठीक है, पर मैं इसे अगले साल तक टालना चाहती हूँ। शादी रुक नहीं सकी। कैसे रुक सकती थी? जीवन भर अकेले बेटी की जिम्मेदारी निभाते आए विदुर पिता के तटस्थ निर्णय के आगे एक बेटी की कैसे चलती? थीसिस सबमिशन, वाइवा सब समय पर हो गया। वाइवा वाले दिन वो मिली कुछ मुखर गुस्ताख सवालों के साथ। सर, अब तो मैं जा रही हूँ। भविष्य में पता नहीं आपसे मिलना हो ना हो। पापा रिटायर होकर दिल्ली चले जाएंगे तो मेरा इस शहर से कोई संबंध नहीं रहेगा। मेरी ब्लेसिंग्स तो हैं और हमेशा रहेंगी तुम्हारे साथ। हाँ सर, मेरे लगाव को आपने हमेशा नकारा क्यों? कहाँ? शाश्वती, तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट रही हो। नहीं सर, थीसिस के हर चैप्टर के साथ लगी मेरी कविताओं का क्या किया आपने? सहेज लिया, कोई प्रतिक्रिया किए बगैर। उसकी आवश्यकता ही नहीं थी शाश्वती। तुम्हारी उस जीवंत आत्मीयता को जीवन की शुष्कता में एक ओएसिस बनाकर सहेजे हुए हूँ। जब तक पढ़कर आनंदित होता रहता हूँ। स्वार्थ है ये तो। मुझे वंचित रखा आपने उस आनंद से। मुझे लगा था कि मैं रिजेक्ट कर दी गई। ये सब प्रश्न व्यर्थ हैं शाश्वती। हम बहुत आत्मीय रहे हैं सर। आपकी आत्मीयता और मेरा प्रेम, तुम्हारे प्रेम के लिए शाश्वती मैं सही पात्र नहीं था। ये आपको नहीं, मुझे निश्चित करना था सर। चलो अब नई शुरुआत करो। भाग्य अगर चाहता तो हमें सही समय पर पैदा करता, तुम्हें पहले या मुझे बाद में। मैंने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि रोती शाश्वती हंस पड़ी थी। मैंने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वो मेरे आलिंगन में आ गई। उसके नन्हे वक्ष के भीतर हृदय कुछ ऐसी उत्तेजना से धड़क रहा था कि उस संक्रमण से मैं ग्रस्त होता उससे पहले ही उसे अलग कर रसोई में पत्नी को चाय बनाने के लिए कहने चला गया। जल्द ही उसकी शादी हो गई। वो लंदन चली गई। उसके स्नेह भीने विस्मृत पत्र आते रहे सालों साल। आज भी आते हैं, पर अब इंटरनेट के जरिए, जल्दी मगर छोटे छोटे। शाश्वती अब 2 बच्चों की स्नेहिल माँ और अच्छी गृहिणी है। अपने पति की अर्धांगिनी और बेहद संतुष्ट स्त्री। उसके पत्र पति की असीम प्रशंसा से और बच्चों की बातों और ताज़ा नए पढ़े उपन्यासों की चर्चा और उसकी साहित्यिक गतिविधियों से भरे होते हैं। उसने वहाँ एक यूनिवर्सिटी में हिंदी के क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। प्रवासी हिंदी लेखकों की एक साहित्यिक संस्था की भी संस्थापक सदस्य बन गई है। यहाँ मेरी तरफ भी सब कुछ ठीक ही चल रहा था। जिंदगी उम्र भर नींव में डाले गए प्रयासों का फल लौटाकर कृतार्थ कर रही थी। मैं पहले हेड बना, फिर अपनी वरिष्ठता और अपनी अच्छी कार्यशैली की वजह से डीन बन गया। कई कृतियां प्रकाशित हुईं। अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार झोली में आ गिरे। देश विदेश गया कला और संस्कृति का प्रतिनिधि बनकर। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद शाश्वती को पत्र लिखना मेरी दिनचर्या में शुमार था। मैं उसे लिखता, शाश्वती, अब विश्वविद्यालयों में अच्छा माहौल नहीं रह गया है। राजनीति की जड़ें, जातिवाद की विष बेल छात्रों के मासूम दिलों में फैल गई हैं। एक विचित्र बात ये भी देख रहा हूँ कि लेखक मित्रों के स्वभाव और आचरण में अजीब सी
तब्दीलियां आ गई हैं। गतिविधियां ठप हैं, शिक्षण संस्थानों में अजीब सी पस्ती का माहौल है। यह अवस्था मुझे चिंता में डालती है। उसका उत्साह भरा पत्र आता कि हमारी संस्था हर वर्ष हिंदी के किसी श्रेष्ठ उपन्यासकार का चयन करेगी। नवोदित कहानीकार, स्त्री लेखन और अप्रवासी हिंदी लेखकों के प्रोत्साहन के लिए भी हम पुरस्कार रखेंगे। क्या आप निर्णायक मंडल में सम्मिलित होंगे? मुझे अब आपकी सही मायनों में सहायता की ज़रूरत है। मैं उत्साहित था कि चलो अभी प्रयास और उत्साह की एक कोपल जीवित है, इसे पोषण दूं। मैं उसके प्रोजेक्ट पर काम करने लगा, इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, उसके सतत संपर्क में रहता। अनायास ही एक दिन पत्नी को शाश्वती की एक पुरानी रूमानी कविता भूले भटके मेरी किसी फाइल में मिल गई। उम्र के 5वें दशक और तीसरे पड़ाव पर उसकी आंखों में जो शंका, क्रोध और पीड़ा देखी वो मेरे लिए अपरिचित थी। जब जवानी में इतनी लड़कियां आकर मेरे अंडर पीएचडी कर गईं, कभी उसने शक नहीं किया, न कभी मेरे और स्टूडेंट्स के आसपास कोई चौकीदारी की। एक अनकहे विश्वास और आश्वासन का मूक लेन देन हमारे बीच था। कम पढ़े लिखे होने, ग्रामीण परिवेश से होने का एहसास मैंने उसे कभी नहीं दिलाया, बल्कि मैं शुरू में तो उसे सरल उपन्यास पढ़ने को देता, कविताएं पढ़वाता, उसे 10वीं का इम्तहान देने के लिए प्रोत्साहित किया। पर उसका मन घर संभालने, मेरे और बच्चों के लिए बढ़िया स्वेटर बुनने में ज़्यादा लगता था। मैं आज भी उसके हाथ के बुने स्वेटर पहन लेता हूँ, जबकि बच्चों ने कब का पहनना छोड़ दिया है, यह कहकर कि आजकल कौन घर के बुने स्वेटर पहनता है। मेरी पत्नी के प्रति प्रेम एकनिष्ठ रहा है। उस बावली ने कभी समझा तक नहीं कि मैं उससे कितना प्रेम करता रहा। कभी भी साथ के प्रोफेसर्स की पढ़ी लिखी आधुनिक पत्नियों के बीच न स्वयं कोई हीन भावना पाली, न उसे पालने दी। खूब सबके घर आता जाता रहा उसे लेकर। न कभी उसे ये लगे कि मुझे कोई ग्रंथि है उसके कम पढ़े लिखे होने की। सच कहूँ तो मेरा खुद का मानना था कि मिडिल क्लास वाली मानसिकता और खूब बड़े घर परिवार का व्यक्ति होने के नाते मंजुला ही मेरे लिए उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ सहचरी थी। आज उसकी वे अच्छाइयाँ संदेहग्रस्त हो गई हैं। उस दिन उसने सुबह सुबह लॉन में मेरे सामने टेबल पर वही एक पन्ना पटक दिया। तुम न होते तो मैं अपने उर्वन मन की थाह कैसे पाती, शाश्वती। मैं चौंक गया। उसकी कविताओं के अपने सारे ओएसिस तो मैंने ऑफिस की सेफ में रखे थे। ये एक टूटे मोरपंख सा यहाँ कैसे छूट गया? कितने सालों से ये सब चला रहे हैं आप? मेरी आंखों पे गृहस्थी की पट्टी बांधे मेरे भरोसे का यही फल दिया आपने। फिर उसने कुछ सुना ही नहीं। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ ना? रोने लगी। बस यही आहत कर गया मुझे। मेरे सारे आश्वासन, प्रयास अपर्याप्त साबित हुए। अब आप भी उसके चक्करों में हो, जानती हूँ। बुला लो रोहिणी और दामाद को, कौस्तुभ और बहू को। मैं अब आपसे उनके सामने ही बात करूँगी। बच्चों के बीच अदालत लगना और इस निजी प्रसंग का उठाना मुझे तोड़ रहा है, और ये समय मैं एक अंदर तक कचोटती बेचैनी के साथ बिता रहा हूँ। उनकी आंखों में वे आशंकाओं से उपजे प्रश्न, वो भी उम्र के इस तीसरे पड़ाव पर। कितनी अजीब बात है कि जब मैं शाश्वती के साथ अपनी और उसकी रचनात्मकता के प्रति थोड़ा संजीदा हुआ, कुछ अच्छा काम करने का आसार बनने लगे और एक सच्चे मित्र और आत्मीय के रूप में जब संवाद कायम रखने लगे और एक दूसरे को सहयोग देने की आवश्यकता हुई, तो हालात मुंह फेर कर खड़े हो गए। पर मैं पत्नी का मन नहीं दुखाना चाहता, वो भी इस उम्र में। आज सुबह की डाक से आया मेरे पास शाश्वती का निमंत्रण रखा है, पुरस्कार समारोह का। वीज़ा और टिकट के लिए वह जोड़ तोड़ कर रही है। मैं नहीं जानता कि जाऊंगा कि नहीं, पर अपने जीने की ऊर्जा को शाश्वती के संवादों, पत्रों के जरिए बनाए रखूंगा। ये तो तय रहा। बस कहानी यहीं तक। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।